हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा पार्ट 3 है, यानी सेट 3 है। पार्ट 3 नहीं है, सेट 3 है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। सेट 3 तो पढ़ने वाले हैं। सेट 1 सेट 2 पढ़ चुके थे। सेट 1 में ए बी सी, पार्ट ए बी सी, एंड सेट 2 का भी पार्ट ए बी सी, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में सेट 3 का पार्ट ए है। क्या है भैया? सेट 3 का पार्ट ए है, जिसमें आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें होते हैं तो भैया 7 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चंस आपको 5 नंबर देता है, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तभी आपको 5 नंबर मिल पाएगा, नहीं तो आपको 5 नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अगर अच्छे से नहीं करेंगे। तो चलो फिर देख लेते हैं भैया ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। ये है क्या? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल को डिफाइन करना है। डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी डिस्कस करना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है। किसके? ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है, यानी लाभ और हानि को लिखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। पैकेजिंग मटेरियल आर द सबस्टेंस और मटेरियल्स यूज्ड टू कवर, प्रोटेक्ट एंड स्टोर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या करता है? ये कवर करता है, मतलब ढकता है, प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। स्टोर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ताकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके। एंड उसको मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी को, जो ड्रग होती है उसके क्वालिटी को एंड उसके स्टेबिलिटी, उसके स्थिरता को, किसके? उसके स्थिरता को बनाए रखता है, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग औषधि जो ड्रग होता है उसको उत्पाद को ढकने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनकी गुणवत्ता व स्थिरता को बनाए रखने के लिए हम पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल समझिए। पैकेजिंग मटेरियल लाइक आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है। तो दुकान पे जाते हैं आप, जैसे शुगर लेते हैं। क्या लेते हैं? शुगर, चीनी। आप चीनी लेते हैं ना। अब चीनी आप लेंगे तो उस जब चीनी अगर वो खुला देगा तो वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, अच्छे से वो बचाव नहीं रहेगा। आप कैसे लेके आएंगे? हाथ में लेके आएंगे? हाथ में नहीं ले आ पाएंगे। उसको बोलेंगे कि पैक करके दो। क्या बोलेंगे आप? पैक करके दो। तो वही जो आप पैक करवा रहे हैं अपने चीनी को, वही दवाई का पैकेजिंग भी सेम ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं हुआ रहेगा तो ट्रांसपोर्ट होता है, दवाई कितने दूर से आता है और कितना दूर पेशेंट तक पास जाता है, ठीक है। तो पैकेजिंग एक ऐसा माध्यम है जो कि दवाओं को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। बहुत सारा पैकेजिंग का एडवांटेज है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या है भैया? सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होनी चाहिए हमारे पैकेजिंग मटेरियल को, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, द मटेरियल शुड प्रोटेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। जो हमारा मटेरियल है दवा को प्रकाश, हवा और नमी से बचाने वाला होना चाहिए। जो पैकेजिंग है, जैसे आप किसी चीज़ से पैकेज कर रहे हैं, प्लास्टिक से पैकेज कर रहे हैं, या फिर रबर से, या फिर मेटल से, किसी भी प्रोडक्ट से आप पैकेज कर रहे हैं, तो भैया उसमें आपको ये देखना होगा कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो प्रकाश, हवा और नमी से बचाने चाहिए हमारे ड्रग को, ताकि इससे हमारा ड्रग ख़राब ना हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहला ये सिलेक्शन है। सेकंड क्या है भैया? इट शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग्स। यह दवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। दवा के साथ कोई ड्रग्स क्या होता है, जैसे अगर आप कोई ड्रग्स प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर देता है, कोई ड्रग्स रबर के साथ रिएक्ट कर देता है, तो वही बोल रहा है कि कोई ये जो दवा है ये क्या करना चाहिए भैया? ये प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, हमारे जो ड्रग्स है वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। यह मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए भैया, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इट शुड बी ईजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। जो हैंडल और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसान होना चाहिए, मतलब संभालना और परिवहन करना आसान होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये थोड़ा 5 पॉइंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। ग्लास पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास पैकेजिंग मटेरियल का क्या एडवांटेज, यानी लाभ? क्या लाभ है भैया इसका? सबसे पहले ग्लास इज केमिकली इनर्ट। ये पूरी तरह से रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, इनर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ग्लास देख सकते हैं। ग्लास पैकेजिंग मटेरियल बेसिकली ये इंजेक्शन वगैरह को पैक करता है मोस्टली, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड्स गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर इसके अंदर भूल के भी नहीं जाएगा। ग्लास में जाएगा? ग्लास अगर कांच का ग्लास है तो भैया कांच वाले में कहाँ जाता है? ना आपका हवा जा पाएगा, ना आपका नमी मॉइस्चर भी नहीं जा पाएगा। तो वही बता रहा है कि भैया एयर और मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इसका बहुत गुड रहता है।
इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ईजी टू इंस्पेक्ट। ये भैया क्या होता है, ये पारदर्शी होता है और निरीक्षण आसानी से हो जाता है। अगर कोई इसका निरीक्षण करना चाहता है कि कितना दवा भरा है, क्या कुछ है, ठीक है, अगर इसका कोई इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, इंस्पेक्शन करना चाह रहा है, निरीक्षण करने जा रहा है, तो आसानी से हो जाता है। इट कैन बी स्टरलाइज इजली, ये बहुत आसानी से स्टरलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है भैया एडवांटेज, 4 पॉइंट्स है, तो चारों पॉइंट्स को आपको याद करना होगा। ये इसका क्या है, लाभ है इसका, समझ में आ गया। चलो आगे इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या हानि है। हानि क्या है भैया, ग्लास इज फ्रेगिल एंड कैन ब्रेक इजली, बहुत आसानी से टूट जाती है और बहुत नाजुक होता है, ठीक है, बहुत नाजुक होता है, अगर आप गिराएंगे तुरंत टूट जाएगा, आपका दवा ख़राब। यह प्लास्टिक से भारी होता है, इट इज़ हैवियर देन प्लास्टिक, प्लास्टिक से ये भारी होता है, ऑब्वियसली यार ग्लास तो प्लास्टिक से भारी होगा। इट इज़ कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, इसे परिवहन करना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि ये ग्लास है, तो ग्लास को आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे प्लास्टिक है भैया, क्या है प्लास्टिक, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। इसका सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखेंगे, क्या इसका क्या भैया लाभ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका प्लास्टिक है, ऐसे प्लास्टिक के डब्बों में दवाई पैक होके आती है ना, तो वही प्लास्टिक है। प्लास्टिक इज़ लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है, वजन में बहुत हल्का होता है। एंड क्या भैया, एंड इट इज़ अनब्रेकेबल, ये टूटता नहीं है, ये टूटता नहीं है और ये प्लास्टिक हल्का होता है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर इन डिफरेंट शेप, इसको अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है, प्लास्टिक के पिघला कर अलग अलग आकार में बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ चीपर देन ग्लास, ये ग्लास से सस्ता होता है, कांच से ये सस्ता होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत एवरेज ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज इसका क्या है, प्लास्टिक में रिएक्ट विथ सम ड्रग्स, किसी जो है ड्रग्स को, मतलब सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स से ये क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है, प्रतिक्रिया अपना कर देता है, दवाएं ख़राब कर सकता है, ठीक है। इट में अलाउ पासिस ऑफ गैसेज और एंड मॉइस्चर्स, मतलब जो प्लास्टिक होता है इसमें गैसेस भी एंटर कर सकते हैं एंड मॉइस्चर्स भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें गैस और नमी क्या होती है, गुजर सकती है, यानी एंटर कर सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज मतलब हानि है। सम प्लास्टिक्स में एब्जॉर्ब ड्रग सब्सटेंस, कोई कोई प्लास्टिक होता है तो वो ड्रग को सीधे एब्जॉर्ब सोख लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, तो इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा भैया, इसको भी आपको याद करना होगा, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डिफाइन यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव को एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, यूनिट ऑपरेशन के एप्लीकेशंस को इन फार्मास्यूटिक्स में क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देख लेंगे यूनिट ऑपरेशंस होता क्या है, क्या होता है यूनिट ऑपरेशन, बताओ। यूनिट ऑपरेशंस आर द बेसिक फिजिकल प्रोसेस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर्स टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई रॉ मटेरियल है, समझिए कोई रॉ मटेरियल है, उसको पूरे टैबलेट फॉर्म में बदलने के लिए, पूरे मतलब एक ड्रग के फॉर्म में, एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, करने तक के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है भैया, उसी को बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है। यूनिट ऑपरेशंस वे मूल भौतिक प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल निर्माण से कच्चे पदार्थों को तैयार उत्पाद में बदलने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, फार्मास्यूटिकल निर्माण में कच्चे पदार्थों को तैयार उत्पाद में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा आप इमेज के माध्यम से समझिए यूनिट ऑपरेशंस क्या होता है। यूनिट ऑपरेशंस ये देखिए, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल को मिक्सिंग किए, ठीक है, ग्रेनुलेशंस, कुछ भी ड्राई ग्रेनुलेशंस या फिर कोई कुछ भी डाल के उसको पैक किए, ठीक है, ड्राई, फिर क्या किए, उसको ड्राइंग किए, फिर भैया इसका सीलिंग यानी पैक किए, कंप्रेस यानी कंप्रेस करके जो दवाई को कंप्रेस करके बनाया जाता है, फिर दवाई को कोट किए, ठीक है। तो भैया इतना प्रोसेस होने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जो भी डोजेस फॉर्म निकलता है, इसी को बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं, समझ में आ गया। तो यूनिट ऑपरेशन का मतलब है रॉ मटेरियल से हमारे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिक्सिंग हो रहा है, ग्रेनुलेशंस हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, फिर यहाँ पे साइजिंग मिलिंग हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, फिर कोटिंग हो रहा है। जो इतना जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, जैसे टैबलेट बन रहा है, कैप्सूल बन रहा है, सिरप बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं, समझ में आ गया। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू सुटेबल फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। भैया कच्चे पदार्थों को उपयुक्त फार्मास्यूटिकल डोज में बदला जाता है। जैसे कच्चा पदार्थ है, यहाँ पे देखो कच्चा पदार्थ है ये, अब कच्चा पदार्थ को डायरेक्ट यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में बदल दिया गया, तो यही इसका उद्देश्य है। सेकंड क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद की गुणवत्ता और एक रूपता को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू इंक्रीज एफिकेसी
एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब निर्माण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, टू मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शंस पॉसिबल, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाना, ठीक है। प्रोडक्शंस इसका ज़्यादा लार्ज स्केल पे ले जाना, ठीक है, तो इसको पॉसिबल करना। टू मेंटेन सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, भैया औषधीय उत्पादों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका उद्देश्य है। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस इसका है, तो एप्लीकेशन भी थोड़ा इसका देख लेते हैं। सबसे पहले साइज रिडक्शंस, ग्राइंडिंग द ऑफ ड्रग यूजिंग मील्स, भैया मील की सहायता से सबसे पहले दवाओं को पीसा जाता है, साइज को रिडक्ट किया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। अगर आप कोई दवाई बना रहे हैं, जैसे कोई बल्क पार्टिकल है, तो उसको सबसे पहले साइज, उसका साइज घटाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, पाउडर या फिर लिक्विड है किसी फॉर्म में है तो उसको मिक्स करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स, अगर आपका तरल है तो तरल में से ठोस कणों को अलग करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, ड्राइंग करेंगे, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर्स फ्रॉम ड्रग्स, मतलब दवाओं से नमी को आप रिमूव करेंगे, फिर डिस्टिलेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, उसको शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है। तो इतना एप्लीकेशन है, इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिफाइन साइज रिडक्शंस, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल, एड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भैया साइज रिडक्शन को डिफाइन करना है एंड डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन को, बाल मिल के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मॉडल को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी लिखना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 टॉपिक डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। थोड़ा घुमा फिरा के ज़्यादा पूछ लेता है। सबसे पहले साइज रिडक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इमेज के माध्यम से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक इमेज लगा दिया गया है, क्या लगा दिया गया भैया, इमेज लगाया है, तो इमेज के माध्यम से देखिए ये है बल्क पार्टिकल। अब बल्क पार्टिकल को यहाँ पे ये मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है। अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गया पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म भैया, पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप बल्क पार्टिकल को किसी मैकेनिकल फोर्स से उसको साइज रिडक्ट कर देना, यानी उसके साइज को घटा देना है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइज रिडक्शंस। क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शंस। Size reductions is process of reducing the particle size of solid substance into smaller particles by mechanical means। साइज रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों के कणों के आकार को यांत्रिक साधनों को, यानी कोई किसी मैकेनिकल फोर्स से क्या करता है, छोटा किया जाता है, उसी को बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब ये टैबलेट के फॉर्म में था, इसको पाउडर के फॉर्म में कर दिया गया, यानी पीस की छोटा कर दिया गया, इसको बोलते हैं कि साइज उसका कम कर दिया गया, रिडक्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं बाल मिल। बाल मिल क्या होता है भैया, बाल मिल एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मिल है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का साइज को रिडक्ट यानी घटा सकते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, बाल मिल कंसिस्ट ऑफ ए हाइलो सिलेंड्रिकल सेल्स। ये जो आप पूरा सिलेंड्रिकल सेल देख रहे हैं, जो आकार इसका ढांचा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। द सिलेंड्रिकल इज मेड ऑफ मेटल एंड माउंटेन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो भैया ये क्या बोल रहा है, जो सिलेंड्रिकल है ये मेटल के थ्रू बना होता है और क्षैतिज रूप से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्षैतिज रूप से लगाया जाता है। इट इज़ कंटेन्स स्टील और पोर्सिलेंस बॉल इनसाइड द सिलेंडर। भैया इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे हिंदी देखिए, सिलेंडर के अंदर स्टील या पोर्सिलेन के गेंदे होते हैं, छोटे छोटे गेंदे, ये आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो गेंदे हैं ना, तो ये पोर्सिलेन है या फिर स्टील है, ठीक है। इसी से क्या होता है, आपका जो सबस्टेंस है वो ग्रीन हो जाता है, क्या पिसा जाता है। फिर क्या होता है, द सिलेंडर इज़ रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ मोटर। इसमें एक मोटर लगा होता है, उस मोटर के थ्रू क्या होता है भैया, उस मोटर के थ्रू ये जब घूमता है तो घूमेगा, तो जो इसमें बॉल होते हैं, बॉल नाचेंगे, तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं वर्किंग मॉडल कैसे अपना वर्क करता है। द मटेरियल्स टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर। सबसे पहले पदार्थ को पीसता है, उसे सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। जिस पदार्थ को पीसना है, जिस पदार्थ को आपको पीसना है उसको इसके अंदर आप डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, रॉ मटेरियल यहाँ से आप फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फिट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द सिलेंडर रोटेट, जब ये सिलेंडर घूमेगा, द बॉल्स मूव एंड फॉल ऑन द मटेरियल्स। ये जो बॉल्स हैं, ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये मूव करेंगे एंड ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे जो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें टकराएंगे, टकराने के बाद उसको पीसेंगे, ठीक है। तो ऐसे पे ये अपना काम करता है। सिलेंड्रिकल घूमने पर गेंदें ऊपर उठकर पदार्थ पर गिरती हैं, मतलब ऊपर उठेंगी फिर पदार्थ पर गिरेंगी, ऊपर उठेंगी पदार्थ पर गिरेंगी, तो जिससे आपका पदार्थ जो सबस्टेंस रहेगा वो टूट जाएगा, ठीक है।
चलो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द इम्पैक्ट एंड एट्रिशंस बिटवीन बॉल्स एंड मटेरियल्स रिड्यूस द पार्टिकल साइज। इसमें भैया कौन सा फोर्स लगता है, इम्पैक्ट का और एट्रिशंस का, ठीक है। इसमें इम्पैक्ट का और एट्रिशन यानी घर्षण, एट्रिशन का मतलब क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, और इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ पे इम्पैक्ट करना, इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट का क्या लग रहा है भैया, इसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी टकराव और घर्षण, इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराव, ठीक है। चलो गेंदों और पदार्थ के बीच में टकराव और घर्षण से कणों का आकार छोटा हो जाता है, जो आपका सबस्टेंस रहेगा उसका आकार उसके साइज को रिडक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार बारीक पाउडर प्राप्त होता है, 10 फाइन पाउडर्स इज ऑब्टेंड। इसी प्रकार क्या होता है, बारीक पाउडर प्राप्त होता है। तो ये इसका भैया मशीन से, ये इसका मिल है, इसी मिल से क्या होता है भैया, साइज को रिडक्ट किया जाता है। चलो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्या लाभ है। सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राइंग ग्राइंडिंग। इसमें क्या होता है भैया, आप गीला भी डाल सकते हैं एंड सूखा भी, मतलब यह वेट और ड्राई दोनों ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त होता है। आप सूखा मटेरियल या फिर गीला मटेरियल दोनों मटेरियल डाल सकते हैं। प्रोड्यूस फाइन पाउडर, भैया आपको फाइन पाउडर दे देगा, मतलब महीन पाउडर बना देगा या बारीक पाउडर बना देगा। सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट, बहुत इसे चलाने क्या होता है, सिंपल होता है, बहुत सरल होता है इसको चलाना, ठीक है। चलो इसका डिसएडवांटेज क्या भैया, डिसएडवांटेज ये है कि भैया इट इज़ स्लो प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा स्लो, थोड़ा धीमी प्रोसेस होता है। एंड हाई एनर्जी कंजप्शन, भैया जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, ये अधिक ऊर्जा लेता है, ठीक है। वियर्स एंड टीयर्स ऑफ बॉल्स में कंटामिनेट्स द प्रोडक्ट। जो गेंदें होते हैं वो घिसने से क्या होते हैं, उत्पाद में अशुद्धि आ सकती है, ठीक है। जो गेंदें होते हैं भैया उसको घिसने से क्या होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कंटामिनेट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट। समझ में आ गया। चलो आगे यहाँ पे भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन ड्राइंग्स, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड ऐड इट्स एडवांटेज। इसके लाभ को लिखो एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग मॉडल को भी लिखो, और उससे पहले हम ड्राइंग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखिए ड्राइंग का क्या है, डेफिनेशन है। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर्स और सॉल्वेंट्स फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, रिमूव किया जाता है मॉइस्चर्स को, क्या किया जाता है भैया, किसी पदार्थ से नमी या सॉल्वेंट्स को गर्मी की सहायता से, यानी हीट की प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए हीट के एप्लीकेशन से क्या होता है कि उसको हटाया जाता है, किसको हटाया जाता है, नमी या सॉल्वेंट को। ड्राइंग वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से नमी या सॉल्वेंट को गर्मी की सहायता से रिमूव किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, ड्राइंग। समझ में आ गया। चलो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है, FVD, जिसको बोलते हैं FVD। यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यही है भैया FVD। क्या है FVD, तो ये क्या होता है बताओ, इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग पार्ट्स नाम मैंने दे दिया है, जैसे कि ड्राइंग चैम्बर्स, एयर आउटलेट, एंड यहाँ पे देखिए परफोर्टेड प्लेट, यहाँ पे एयर फिल्टर्स, फिल्टर, ब्लोअर, हीटर, एंड यहाँ पे ड्राइंग चैम्बर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइंग चैम्बर, इसमें ड्राइंग चैम्बर है। A perforated plate is present at the bottom of the chambers। यहाँ पे देखो परफोर्टेड क्या है, प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि जो हीट एयर है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। A blower is used to supply hot air। यहाँ पे देखो ब्लोअर है, क्या है ये, ब्लोअर है। यहाँ से गर्म हवा क्या होता है भैया, यहाँ से गर्म हवा क्या होता है, निकलता है, एंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। A heater is used to heat the air। तो भैया यहाँ पे एक हीटर लगा होता है जो कि आपके हवा को गर्म रखता है, ठीक है, गर्म रखता है। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, फिल्टर आर प्रोवाइड्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। जो धूल हटाने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए फिल्टर लगाया गया है। आप जब डालेंगे अपना प्रोडक्ट तो आपकी प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आपका डस्ट वगैरह रहेगा उसको सबसे पहले यहीं से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्या करेगा भैया, रिमूव कर देगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे भैया इसका वर्किंग मॉडल कैसे अपना वर्क करता है। वेट मटेरियल इज प्लेस्ड इन द ड्राइंग चैम्बर। जो वेट मटेरियल है सबसे पहले आप ड्राइंग चैम्बर में रखेंगे। कहाँ पे, ये जो वेट मटेरियल है यहाँ पे ड्राइंग चैम्बर में रख देंगे, ठीक है। ये पूरा ड्राइंग चैम्बर है, क्या है, ये पूरा ड्राइंग चैम्बर है। यहाँ पे आपका जो वेट मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपका गीला पदार्थ है यहाँ पे रख देंगे। फिर हॉट एयर पास्ड थ्रू द परफोर्टेड प्लेट फ्रॉम द बॉटम। जो हॉट एयर है, गर्म जो हवा है, यहाँ से क्या होगा, परफोर्टेड प्लेट से गुजरेगा, ठीक है, परफोर्टेड प्लेट से गुजरेगा। नीचे छिद्रायुक्त प्लेट के माध्यम से गर्म हवा भेजी जाती है। द एयर लिफ्ट द पार्टिकल्स एंड दे बिहेव लाइक अ फ्लूइड। हवा कणों को ऊपर उठाती है, जो हवा होती है आपके कणों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वे तरल की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसके, ये लिक्विड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। फिर क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलाउ यूनिफॉर्म ड्राइंग। फिर कणों की लगातार गति से समान रूप से सुखाया जाता है। क्या होता है ये भैया, कणों की लगातार गति, जब कणों की लगातार गति होगी तो उसी रूप से क्या होता है, वो ड्राइंग करने लगता है। फिर मॉइस्चर इज रिमूव्ड
एंड ड्राई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, फिर नमी क्या होती है, निकल जाती है, एंड जो सूखा पदार्थ होता है वो आपको ऑब्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी ये वर्किंग मॉडल पे अपना वर्क करती है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है, इसका लाभ है। सबसे पहले ड्राइंग इज़ फास्ट, जो ड्राइंग होता है भैया, सुखाने की प्रक्रिया होती है बहुत तेज़ होती है, ड्राइंग फास्ट होता है। यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका पार्टिकल्स है वो कणों का समान रूप सुखाता है, कणों का जो है क्या करता है, कणों का समान रूप से सुखाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आधा सूखा देगा आधा गीला रहने देगा, ये समान रूप से सुखाता है, ठीक है। हाई हाई एफिशिएंसी का क्या मतलब है, इसकी जो कार्य क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, भैया ये गर्मी के प्रति संवेदनशील पदार्थों के लिए उपयुक्त होता है। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए ये क्या होता है, ये भैया उसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, डिफाइन एक्सट्रैक्शंस, एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करो। क्लासीफाई एक्सट्रैक्शन मेथड एंड एक्सप्लेन मेसरेशंस एंड परकुलेशंस, भैया मेसरेशंस और परकुलेशंस एक मेथड है जो कि क्या होता है, ये एक्सट्रैक्शंस का मेथड है, ठीक है। चलो उससे पहले थोड़ा हम एक्सट्रैक्शंस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो एक नीम का पत्ता है, ठीक है। अब नीम के पत्ते का इसका लिक्विड फॉर्म को निकालने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शंस। अब नीम को पत्ते को ये लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। मतलब नीम के पत्ते से जो ड्रग था उसमें जो भी मटेरियल लिक्विड मटेरियल था उसको हम एक अलग कंटेनर में क्या किए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, मतलब उसमें से निकाल लिए, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। Extraction is the process of separating the active constituents of a crude drugs by using a suitable solvents. Extraction वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्रूड ड्रग से सक्रिय घटक को उपयुक्त सॉल्वेंट की सहायता से अलग किया जाता है। समझ में आ गया? कोई क्रूड ड्रग्स है, अब क्रूड ड्रग्स में आप उसको उसके सॉल्वेंट्स को निकाल लेंगे, ठीक है, उसके सॉल्वेंट से निकाल के अलग कर लेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शंस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कितना टाइप का होता है, क्या होता है। सबसे पहले भैया इनफ्यूजन्स, ये टाइप एक पहला टाइप हो गया, डिकोशन सेकंड टाइप हो गया, मेसरेशन थर्ड टाइप हो गया, फोर्थ पॉइंट परकुलेशंस एंड फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, सॉलिड एक्सट्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या पढ़ना है, मेसरेशन एंड परकुलेशंस, यानी थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट को थोड़ा डीप में पढ़ना है। तो यहाँ पे मेसरेशन पढ़ लेते हैं। मेसरेशन क्या होता है भैया बताओ, थोड़ा पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझ में आ गया। मेसरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ पाउडर ड्रग इज सोक्ड इन अ सॉल्वेंट्स इन अ क्लोज कंटेनर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू डिसॉल्व द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। कहने मतलब ये है कि मेसरेशन भैया वह प्रक्रिया है जिसमें पाउडर दवा को एक निश्चित समय तक के लिए बंद बर्तन में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं भिगो कर, ठीक है, ताकि जो सक्रिय घटक होते हैं वो घुल जाए। देखिए अब ये जो है आपका कंटेनर है, अब कंटेनर में आप आपका जो भी क्रूड ड्रग है, अब क्रूड ड्रग को आप भिगा के रख देंगे कुछ दिन के लिए, कुछ पीरियड, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब वो क्या होगा, आपका जो क्रूड ड्रग का सॉल्वेंट रहेगा, जो भी ड्रग्स रहेगा वो उसमें घुल जाएंगे, ठीक है। घुलने के बाद वो आप छान लेंगे, छानने के बाद आपका जो भी ड्रग्स रहेगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेसरेशंस बेसिकली इसी ऐसे वर्क करती है अपना, ठीक है। चलो आगे परकुलेशन देख लेते हैं, परकुलेशन कैसे वर्क करती है ये भी देख लेते हैं भैया। ये क्या होता है, परकुलेशन इज द प्रोसेस इन विच a solvent is passed slowly through a powdered drug packed in a percolators to extract the active constituents, ठीक है। तो भैया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप हिंदी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे अगर आपको समझाएंगे तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। परकुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पाउडर्स दवा को परकुलेटर से में भर कर, एक परकुलेटर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भैया परकुलेटर है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना ये परकुलेटर है। पहले डेफिनेशन देखिए फिर समझ में आएगा, ठीक है। परकुलेटर में भर के उसके ऊपर से सॉल्वेंट्स को धीरे धीरे गुजारा जाता है, जो सॉल्वेंट्स होता है उसके ऊपर से आप धीरे धीरे गुजारेंगे। पहले परकुलेटर्स में आप कोई भी पाउडर्स, कोई भी ड्रग्स, कोई भी क्रूड ड्रग्स आप डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये परकुलेटर्स है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आप अपना ड्रग्स डाल देंगे, ठीक है। अब ड्रग्स डाल देंगे, अब ऊपर से सॉल्वेंट्स डाला जाता है, क्या डाला जाता है, सॉल्वेंट्स, ठीक है, कोई भी लिक्विड डाला जाता है। अब क्या होगा भैया, ऊपर से क्या होगा, सॉल्वेंट्स को धीरे धीरे गुजारा जाता है ताकि सक्रिय घटक निकल सके, ताकि क्या हो गया भैया इसमें से सक्रिय घटक यहाँ पे आप रिसीव कर सकें, निकल सके। तो बेसिकली ऐसा वर्क होता है, ऐसे वर्क करता है कौन भैया, परकुलेशंस ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका ड्रग्स है, ये ड्रग्स इसमें कंटेनर में है, ठीक है, परकुलेटर्स में। अब ऊपर से सॉल्वेंट्स डालेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट्स डालेंगे तो इसमें से जो भी इसका एक्टिव ड्रग रहेगा वो आप रिसीव कर लेंगे अपने अनादर कंटेनर में। तो बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है कौन भैया, परकुलेशंस, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म विद एग्जांपल। डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करना है विद एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस डोजेस फॉर्म, 4 टाइप का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, दीज आर मेडिसिन इन सॉलिड स्टेट, ये ठोस अवस्था में होती है। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ये थोड़ा ठोस कड़े अवस्था में होती है। एग्जाम्पल जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, मतलब वही टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ये सब क्या होते हैं, ये सब भैया सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। लिक्विड क्या है भैया, दीज आर मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म यूज इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दवाएं तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म में होती हैं जिसे आंतरिक या बाह्य रूप से दिया जाता है। आप अंदर से भी ले सकते हैं एंड बाहर से भी ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन। जो सिरप आप लोग पीते हैं, सस्पेंशन हो गया, फिर इमल्सन हो गया, तो ये सब इसका एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज के माध्यम से इसलिए लगाए हैं ताकि फिगर को देख के थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया आ सके कि भैया हाँ यही सिरप है, यही लिक्विड है, यही डोजेस फॉर्म है, यही क्या है, यही सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो ऐसे आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। चलो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है भैया, दीज आर मेडिसिन विथ थिक कंसिस्टेंसी यूज्ड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दवाएं गाढ़े रूप में होती हैं और त्वचा म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाई जाती हैं। जैसे क्या भैया, ऑइंटमेंट, क्रीम, जो आप लोग क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल, पेस्ट, ये सब क्या होता है, जो भी जितने भी क्रीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब गैसियस डोजेस फॉर्म क्या होता है, दीज आर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेड इन गैसियस फॉर्म थ्रू इनहेलेशन। ये दवाएं गैस के रूप में दी जाती हैं और इन्हें सांस द्वारा लिया जाता है। जैसे इनहेलर, एनास्थेटिक गैसेस, ये सब जो आप बिक्स इनहेल करते हैं ना, बिक्स इनहेल, तो उसी को बोलते हैं क्या, गैसियस डोजेस फॉर्म। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया, एक्सप्लेन हैमर मिल। हैमर मिल क्या होता है, हैमर मिल एक ऐसा मील है जो कि ये भी साइज को रिडक्ट करता है। क्या, साइज को कम करता है। यहाँ से आप अपना फीड करेंगे, जो भी मटेरियल रहेगा फीड करेंगे, यहाँ पे बल्क पार्टिकल में, बड़े बड़े पार्टिकल में डालेंगे। इसके अंदर हथौड़ा लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हथौड़ा। अब ये हथौड़ा आपके किस पे वार करेगा, इस पे आपके बल्क पार्टिकल पे वार करेगा और उसको छोटा छोटा बना देगा, यानी साइज को घटा देगा, रिडक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, हैमर मिल इज अ साइज रिडक्शन मशीन यूज्ड टू क्रश और ग्राइंड मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय रिपीटेड ब्लो ऑफ स्मॉल हैमर्स। हैमर मिल एक साइज रिडक्शन मशीन है जिसका उपयोग पदार्थों को छोटे कणों में तोड़ने या पीसने के लिए किया जाता है, जिसमें छोटे कण हैमर यानी हथौड़े के बार बार प्रहार से टूट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हैमर मिल। समझ में आ गया। हैमर मिल भैया एक ऐसा मशीन है जो कि आपकी बल्क पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। किसके थ्रू, एट्रिशन के थ्रू। किसके थ्रू भैया, सॉरी एट्रिशन नहीं, इम्पैक्ट के थ्रू। इसमें जो इसका प्रिंसिपल है ये इम्पैक्ट का प्रिंसिपल पे काम करती है। समझ में आ गया। यानी इसमें ये टकराव के प्रिंसिपल पे काम करेगी, जब घूमेगी तो टकराएगी, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आपको देख को पता चल रहा है कि यहाँ पे फीड है, यहाँ से फीड होगा, होपर है, ये स्क्रीन है, ये ग्रेनुल्स है, समझाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। हैमर्स, सीरीज ऑफ स्विंगिंग मेटल्स हैमर्स अटैच टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। ये घूमने वाले शाफ्ट से जुड़े होते हैं धातु के झूलने वाले हथौड़े। यहाँ पे ये शाफ्ट है, ठीक है। अब ये हथौड़े हैं, इसी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये झूमने वाले, जो घूमने वाले हथौड़े हैं, एक शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। सेकंड क्या है, ग्राइंडिंग चैम्बर्स, इनक्लोज्ड चैम्बर्स वेयर ग्राइंडिंग टेक्स प्लेस। भैया बंद स्थान जहाँ पदार्थ की पिसाई होती है, बंद स्थान, ये पूरा बंद स्थान है, यहीं पे पदार्थ की पूरी पिसाई होती है। फिर क्या है, इसमें रोटर लगे होते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट दैट कैरीज द हैमर। घूमने वाले शाफ्ट जो हैमर्स को चलाता है, भैया ये शाफ्ट है जो कि ये हैमर्स को पूरा चलाता है। स्क्रीन क्या करता है, परफोर्टेड स्क्रीन दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन, यहाँ पे देखिए छोटे जो ये वाइट कलर का 3 पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं स्क्रीन। अगर बड़ा पार्टिकल रहेगा तो ये रिसीवर बॉक्स में आने नहीं देगा, मतलब मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है किसको, अपने साइज, मतलब पार्टिकल्स को। भैया पार्टिकल के साइज को ये मॉनिटर करता है। अगर बड़ा रहेगा तो नहीं आने देगा, अगर छोटा रहेगा तभी ये रिसीवर बॉक्स में आने देगा, ठीक है। फीड होपर, होपर तो आपको पता है कि जहाँ से आप अपने मटेरियल को फीड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा, एकदम सिंपल है। वर्किंग मॉडल कैसे ये अपना वर्क करता है, द मटेरियल इज फेड इनटू द मिल थ्रू द फीड होपर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मटेरियल को यहाँ पे होपर के थ्रू डालेंगे, ठीक है। अपने मटेरियल को होपर के थ्रू आप डालेंगे, पदार्थ को फीड हॉपर के माध्यम से मील में डाला जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रोटर रोटेट्स एट हाई स्पीड कॉजिंग द हैमर्स टू स्विंग। क्या करता है भैया, रोटर तेज गति से घूमता है जिससे हैमर झूलने लगते हैं। क्या भैया, ये हैमर से ये झूलने लगते हैं। जब झूमने लगेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट घट जाएगा। समझ में आ गया। चलो द हैमर्स स्ट्राइक्स एंड मटेरियल्स रिपीटेडली एंड ब्रेक इन
इट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हैमर क्या करेगा, बार बार लगातार घूमते रहेगा और ब्रेक करेगा किसको, आपके पार्टिकल्स को स्मॉल करेगा, मतलब ब्रेक करके स्मॉल करेगा। हैमर बार बार प्रहार करते हैं जिससे छोटे कणों में टूट जाता है। क्या आपका पार्टिकल्स क्या होता है, छोटे कणों में टूट जाता है। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द पाउडर्स मटेरियल्स पासिस थ्रू द स्क्रीन्स एंड कलेक्टेड। आपका जो पाउडर्स होता है वो पदार्थ स्क्रीन से क्या होता है भैया, स्क्रीन से होकर निकल जाता है, बाहर इकट्ठा हो जाता है आपके रिसीवर बॉक्स में। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे इसका यूजेस किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके साइज को रिडक्ट करने के लिए, किसी भी बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम हैमर मिल, बाल मिल का यूज़ करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद करना, दिमाग में बैठा लेना। और कहाँ यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, केमिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूजेस है। समझ में आ गया। चलो तो भैया आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब हम आगे पार्ट बी का सेट 3 का पार्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या है, पार्ट ए यहीं पे हमारा खत्म होता है। पार्ट ए में हम लोग 7 क्वेश्चंस को पढ़ लिए, 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही करना होता है, 6 क्वेश्चन ही करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का भी ट्राई आउट किया और आप लोग समझने का भी ट्राई आउट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट बी के लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। एंड चलिए एग्जाम के लिए गुड लक।